गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RW सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच की बाकी बची हुई क्लास को लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी चर्चा करनी है और इनकी चर्चा करते ही यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। चैप्टर मुश्किल से 12-13 हैं और लेकिन हर चैप्टर के नंबर ऑफ पेजेस अधिक है, क्रक्स अधिक है, तो थोड़ा विशेष तौर पर हमें समझ करके चलना पड़ेगा। आपसे बस एक अपेक्षा होती है कि आप मैप को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि पंजाब कहाँ है, गुजरात कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, ये सब चीज़ें क्लास में तो बताना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आज फिर शुरुआत करेंगे मैसूर में। और मैसूर की ही बात करते हुए टीपू सुल्तान की चर्चा हो रही थी। टीपू सुल्तान से ही आगे बढ़ेंगे। एक बार आपके चैट को देखेंगे, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, शुरुआत करें क्लास की, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही थी वो टीपू सुल्तान की हो रही थी। जो नए बच्चे होंगे वो जान ले, जो आज पहली बार ज्वाइन करते हैं। तो अभी ये अपना चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में यहाँ पर जो आपका है ये 18वीं शताब्दी का भारत नामक चैप्टर, जो चैप्टर 1 है, इसको पढ़ाया जा रहा है। बाकी हर चैप्टर जो हो सकता है, जितने भी चैप्टराइजेशन किए गए हैं, वो सभी इसी चैप्टर में उन सभी चैप्टर को कवर करेंगे जो अन्य किसी एनसीईआरटी बुक में है। वैसे तो आधार हमने बनाया ओल्ड एनसीईआरटी 12 क्लास के एनसीईआरटी को, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 12 क्लास के एनसीईआरटी को ही यहाँ रखेंगे। जहाँ पर प्रसंग होगा दूसरे बुक का वह पढ़ लेंगे। उस बुक को आपको सॉलिड नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी, पूरा नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी। संबंधित चैप्टर में ऑलरेडी आपके टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो। वैसे न्यू एनसीईआरटी में तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो ओल्ड एनसीईआरटी वाला भाग मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो है, टॉपिक का नाम है अपना 18वीं शताब्दी का भारत, लेकिन पढ़ जो रहे हैं वह अलग पढ़ रहे हैं। 18वीं शताब्दी का भारत है और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे थे टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान कौन है? यह है, कौन है? हैदर अली का पुत्र है। हैदर अली का पुत्र है, का पुत्र तथा मैसूर का नया शासक। मैसूर का नया शासक कब बनता है? 1782 ईस्वी में यह शासक बनता है। ये एक नया शासक है। पहले हमने देखा हैदर अली था। हैदर अली 1782 में मारा जाता है, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में ही टीपू सुल्तान शासक बनता है। टीपू सुल्तान के बारे में नाम अगर आपने सुना हो, तो अगर टीपू नाम भी सुना होगा, तो टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर प्रचलित है। जैसे यहाँ तो हम लोग नहीं बहुत कहानी ले पाते हैं, लेकिन कई बार यह भी कहा जाता है कि इतिहास लेखन की एक समस्या रही है। जैसे ब्रिटिश इतिहास लेखन को पढ़ेंगे तो ब्रिटिशों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है उसमें कहा गया है कि टीपू सुल्तान एक धर्मांध शासक था, यानी वह हिंदू मुस्लिम वाले में ज़्यादा विश्वास रखता था, हिंदुओं का दमन करने वाला शासक था। और इसे एक क्रूर शासक के रूप में बताया गया है अगर आप ब्रिटिश कालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो। ऐसा इसलिए हुआ है कि चूंकि ब्रिटिशों को लगातार टीपू सुल्तान से संघर्ष करना पड़ा और टीपू सुल्तान ने लगातार ब्रिटिशों को चुनौती दी। चुनौती ही नहीं दी बल्कि बहुत एक बढ़िया संगठन बना करके चुनौती दी। ब्रिटिशों का जो प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी हुआ करता था उसके साथ साठगांठ बढ़ाई, रूसी लोगों के साथ साठगांठ बढ़ाई। ईरान, अफगानिस्तान, रूस, तुर्की, फ्रांस, सबसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की ताकि अंग्रेजों को पराजित किया जा सके। इतने बड़े पैमाने पर विदेशी संबंध स्थापित करने में कोई भी अन्य शासक सफल नहीं रहा था जितना टीपू सुल्तान रहा। कोई भी शासक भारत में आप देखेंगे तो उनकी विदेश नीति बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन टीपू सुल्तान की थी। उसने बहुत सारे देश के शासकों से मदद लेने की कोशिश की। ये ऐसा शासक था जो फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसका भी बड़ा प्रशंसक यह हुआ करता था। अब फ्रांसीसी क्रांति का प्रशंसक कोई ऐसा शासक हो जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखता होती है तो मतलब अजीब सी बात है कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो गणतंत्र की स्थापना करने के लिए हुई थी, जबकि टीपू सुल्तान तो
वंशानुगत राजतंत्र के हिसाब से अपना शासन चला रहा है। लेकिन टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति की प्रशंसा की, वहाँ एक क्लब बना था जैकोबियन क्लब, उसकी सदस्यता ग्रहण की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ऐसे कुछ आधुनिक काम किए जिसकी वजह से ब्रिटिशों को ये बिल्कुल सुहाता नहीं था। अगर ब्रिटिश इतिहास को पढ़ेंगे तो टीपू सुल्तान को एक क्रूर शासक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ा सा अलग है। इसलिए एनसीईआरटी में हम वो बातें नहीं देखते हैं, बल्कि यहाँ पर टीपू सुल्तान के कुछ अच्छी अच्छी बातों को ही एनसीईआरटी में स्थान दिया गया है, जो व्यवहारिक भी है। तो टीपू सुल्तान कौन है? हैदर अली का बेटा था, और यह बनता है 1782 में मैसूर का शासक। मैसूर का शासक यहाँ बनता है, और इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर इसे भी लगातार हैदर अली का इसे भी लगातार ब्रिटिशों से संघर्ष करना पड़ा। इसे भी लगातार ब्रिटिशों से संघर्ष करना पड़ा, ब्रिटिशों से संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तथा इसने ब्रिटिशों से 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। ब्रिटिशों से 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है। पहला जो हम देखेंगे वह होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को क्या किया? युद्ध को अपने पक्ष में समाप्त किया, पक्ष में समाप्त किया, जबकि इसने एक बड़ी ब्रिटिश सेना पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश सेना को पकड़ लिया था, जिसमें कमांडर भी शामिल था, पकड़ लिया था। यहां चूंकि कमांडर का नाम नहीं दिया गया है तो हम नहीं देते हैं, जबकि कमांडर का नाम ब्रिगेडियर मैथ्यूज था। उसके अधीन जो सेना थी उसको इसने कैप्चर कर लिया था, और बड़ी मुश्किल से समझौता हो पाया था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यह एक तरह से विजयी रहता है। 1784 हुआ। दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? यह होता है 1790 में। क्या होता है? में यह कार्नवालिस से पराजित हुआ। अब कार्नवालिस कौन है इसको आगे देखेंगे। कार्नवालिस से पराजित हुआ तथा इसे अपना आधा राज्य ब्रिटिशों को देना पड़ गया। आधा राज्य ब्रिटिशों को देना पड़ा। 3 करोड़ का मुआवजा भी देना पड़ा, ब्रिटिशों को देना पड़ा। 3 करोड़ का मुआवजा भी देना पड़ा। एक और बात थी, इसके 2 बेटे को भी पकड़ लिया था, मुआवजा भी देना पड़ा। एक तरह से द्वितीय में तो ठीक था, 1784 तक तो ठीक था, लेकिन 1790 में हम क्या देखते हैं? थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर होता है, और इसमें कार्नवालिस से यह पराजित हो जाता है। इसे अपना आधा राज्य ब्रिटिशों को देना पड़ा। केवल इतना ही नहीं देना पड़ा, बल्कि 3 करोड़ का मुआवजा भी देना पड़ा। और इसके 2 पुत्रों को ब्रिटेन ने, यानी ब्रिटिश कंपनी ने पकड़ लिया कि जब तक पैसा नहीं दोगे दोनों बेटे को नहीं छोड़ूंगा। एक तरह से बंधक स्वरूप इसके 2 बेटे को भी अपने पास रख लिया कि भाई आप पैसा देना, फिर बेटा ले जाना। अब ये चलता रहता था, मतलब अगर कभी युद्ध होता है तो हम गिरवी रख लेते। जैसे पहले भी आपने देखा कि मराठों में जब संभाजी को पराजय हुई थी तो उसके बेटे वगैरह को औरंगजेब ने पकड़ के रख लिया था कि कभी अगर समझौता करना होगा इसके साथ कर लेंगे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरह से यह पराजित होता है और इसको अपना आधा राज्य खोना पड़ जाता है। फिर अगर तीसरा हम देखें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध में क्या होता है? युद्ध में यह अंतिम रूप से पराजित हुआ।
पराजित हुआ तथा मारा गया, तथा मारा जाता है, या अंतिम रूप से पराजित हुआ तथा मारा गया। अपनी पराजय से पहले टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न की थी। ब्रिटिशों के लिए अनेक वास्तविक चुनौती उत्पन्न की थी, वास्तविक चुनौती उत्पन्न की थी, अनेक वास्तविक चुनौती उत्पन्न की थी। कैसे? यहां पर लेंगे उदाहरण। ब्रिटिशों के खिलाफ गठबंधन के लिए इसने क्या किया था? ब्रिटिशों के खिलाफ गठबंधन के लिए इसने क्या किया? के लिए इसने रूस, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, देशों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की, ताकि इन लोगों का, ये सारे देश जो थे वो विरोधी थे, ब्रिटिशों के विरोधी थे, तो इन सभी देशों से ये संबंध स्थापित करेगा। इसने क्या किया? अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया। अत्याधुनिक बनाने के लिए यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की। यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की। यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षण की यह व्यवस्था कर देता है। ब्रिटिशों के खिलाफ गठबंधन के लिए इसने रूस, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। यूरोपीय पद्धति पर अगर प्रशिक्षण देगा तो उससे क्या होगा कि इससे फायदा क्या होगा कि धीरे धीरे यह भी होगा। शेरशाह सूरी का बेटा भी था हुमायूं के पास, हाँ, एक बार बंधक के लिए दिया गया था, आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसने क्या किया? यूरोपीय पद्धति पर सैनिकों को एक तरह से अपना प्रशिक्षित किया, क्योंकि यूरोपीय लोग इसलिए जीत रहे थे कि उसके पास आधुनिक सेना थी। 1796 में हम क्या देखते हैं? 96 में इसने नौसेना बनाने की कोशिश की, यानी नेवी बनाने की कोशिश की। वह क्या था? वह एक मजबूत सेनानायक था, सेनानायक था जिसने घोषित किया था कि एक दिन कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है, भेड़ की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जीना। बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जीना। उन्होंने कहा भेड़ की तरह जीने का क्या मतलब है? अगर हम कोई कार्य अच्छा नहीं कर पाते हैं या अपने आत्मसम्मान से हम जी नहीं पाते हैं, एक ही दिन जिए लेकिन शेर की तरह जिए। शेर की तरह जीने का मतलब क्या है? कि आत्मसम्मान पूर्ण जीवन जिए, यह कहने की कोशिश कर रहा है कि आत्मसम्मान पूर्ण जीवन हमें जीना चाहिए। देखें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वो अंतिम रूप से पराजित हुआ, मारा गया। अपनी पराजय से पहले टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों के लिए अनेक वास्तविक चुनौती उत्पन्न की। ब्रिटिशों के खिलाफ गठबंधन के लिए इसने रूस, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों के साथ
संबंध स्थापित करने की कोशिश की। अपनी सेना का अत्याधुनिक बनाने के लिए यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की। 1796 में इसने नौसेना बनाने की कोशिश की। यह एक मजबूत सेनानायक था जिसने घोषित किया था कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक ही दिन जिए लेकिन शेर की तरफ जिए, शेर की तरफ जिए। इसने क्या किया? इसने और भी कुछ कार्य किया, जैसे नई कैलेंडर व्यवस्था, ऐसे करेंगे। अन्य सुधार यहां लिख देते हैं, अन्य सुधार। नई कैलेंडर व्यवस्था को लागू किया, नई कैलेंडर व्यवस्था को लागू किया, सिक्का ढलवाने की व्यवस्था की या सिक्का निर्माण की नई तकनीक लागू की, नई तकनीक लागू की। जो सिक्का निर्माण है उसकी नई तकनीक यहां पर लागू करता है। किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया, उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया। अधिक उत्पादन पर पुरस्कार दिए जाते थे, अधिक उत्पादन पर क्या दिए जाएंगे? पुरस्कार दिए जाते थे। अधिक उत्पादन जो भी करेगा उसे पुरस्कार दे दिया जाता था। किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया, अधिक उत्पादन पर पुरस्कार देने की यहां पर व्यवस्था की गई थी। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अनेक प्रकार के यहां पर इसने प्रयास किए, अनेक प्रकार के प्रयास यहां पर किए ताकि बेहतर तरीके से संचालन कर सके। फ्रांसीसी क्रांति में दिलचस्पी रखी तथा पट्टनम क्या है? श्रीरंगपट्टनम जो है वह क्या है? टीपू की राजधानी में क्या किया? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। अब जैकोबियन क्लब क्या है ये तो अभी नहीं समझेंगे। जैकोबियन क्लब जो फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध था, अभी इसको हम नहीं समझ पाएंगे। का वृक्ष लगाया तथा जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। अब देखिए बड़े दूरगामी चीज है, एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं बोर्ड पर आके थोड़ा सा समझाता हूं। एक लाइन और लिख देता हूं कि इसने सभी धर्म के धार्मिक संस्थानों को दान दिए। जैसे हम देखते हैं दान दिया, जैसे उदाहरण लेते हैं कि यहां पर शारदा मंदिर के पुनः निर्माण हेतु दान देना, पुनः निर्माण हेतु धन देना। इसको आप लिखिए और फिर मैं बोर्ड पर आकर के थोड़ी सी बात इसकी करता हूं। धन देना कारक करके फ्रांसीसी क्रांति तो अभी नहीं समझेंगे। अन्य सुधार क्या है कि नई कैलेंडर व्यवस्था को लागू किया, सिक्का निर्माण की नई तकनीकी लागू की, किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया, अधिक उत्पादन पर पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था की, फ्रांसीसी क्रांति में दिलचस्पी रखी तथा श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान का एक तरह से किला हुआ करता था वहां पर उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। जैकोबियन क्लब से खुद को संबद्ध किया। इसने सभी धर्म के धार्मिक संस्थानों को दान दिया। इसने क्या किया? इसने सभी धर्म के धार्मिक संस्थानों को दान दिया। उदाहरण हम देखते हैं, शारदा मंदिर है उसके पुनः निर्माण हेतु धन देना। होता क्या है कि 2-3 बात समझिए। ये ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, यह एक जागरूक शासक है, इसको पता है कि ब्रिटिशों का विरोधी कौन है। जैसे रूस को देखेंगे तो ब्रिटिश विरोधी है, रूस भी भारत पर हमला करना चाहता है। फ्रांस इस समय
एक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुआ था और वह रिवॉल्यूशन था राजतंत्र के खिलाफ। फ्रांस का जो राजतंत्र था उसके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया और अंततः वहां पर राजतंत्र की समाप्ति हो गई और वहां फिर जनता का तंत्र स्थापित हुआ। वहीं से हम एक नारा देखते हैं भारतीय इतिहास में, भी बड़ा लोकप्रिय होता है। उस नारे को कहते हैं स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। यानी सभी व्यक्ति स्वतंत्र हों, सभी व्यक्ति समान हों और सभी व्यक्तियों में आपसी भाईचारा रहे। ये नारा सबसे पहली बार फ्रांसीसी क्रांति में ही दिया गया था और बाद में हर देश ने इसको अपनाया, अपने संविधान में भी स्थान दिया। जैसे आप प्रियम्बल देखेंगे, चाहे आप संविधान अपने यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपना देखेंगे, तो वहाँ इन सब की चर्चा की गई है। तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो फ्रांस के बारे में विदित है कि वह ब्रिटेन का विरोधी है। तो टीपू सुल्तान को लगा कि अगर हम फ्रांस का पक्ष लेते हैं तो जरूर वह ब्रिटेन को मिनिमाइज करने में या उसको कंट्रोल करने में हमारी सहायता देगा। और यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति पहले से मौजूद भी थी, लेकिन अब फ्रांसीसी क्रांति तो पराजित हो चुकी है 1760 के बाद। इसलिए डायरेक्ट वहाँ के राजा से संपर्क करने की टीपू सुल्तान ने कोशिश की ताकि ब्रिटिशों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया जा सके। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि जो टीपू सुल्तान का पड़ोसी दो राज्य है, जो भारतीय राज्य है, एक आप हैदराबाद देखेंगे और एक तरफ मराठा है, ये दोनों उसके पक्ष में कभी नहीं रहे। हैदराबाद और मराठा दोनों उसके पक्ष में नहीं रहे, जबकि नियम से तो होना चाहिए। और अगर मैसूर ने यानी टीपू सुल्तान ने हैदराबाद यानी निजाम के राज्य से और मराठों से अगर बेहतर संबंध स्थापित कर लिया होता तो फिर बात ही अलग थी, तब तो ब्रिटेन को हराना आसान था और भगा भी सकते थे। लेकिन यह अपने ही देश में गठबंधन बनाने में सफल नहीं रहा, जबकि विदेशों से इसने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। माना जाता है कि कभी कभी, जैसा मैंने कहा, कि ब्रिटिश कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष शासक नहीं था, धर्म सहिष्णु शासक नहीं था, अत्याचारी शासक था। लेकिन इतिहास की धारा कुछ अलग कहती है। जैसे मराठों को आप देखेंगे तो मराठे जहां जाते थे लूटमार खूब करते थे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, हर किसी को लूटते थे। इसी क्रम में जब मराठों का आक्रमण हुआ, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, एक शारदा मंदिर था जो कृष्णदेव राय के समय ही बना हुआ था, उसको भी लूट लिया था। तो फिर टीपू सुल्तान ने उस मंदिर के निर्माण के लिए अलग से धन दिया। ये सब साक्ष्य बताते हैं कि टीपू सुल्तान धार्मिक तौर पर कट्टर नहीं रहा होगा और यह फ्रांस की क्रांति के साथ जुड़ जाता है। फ्रांस की क्रांति के साथ जुड़ने वाला भारत का कोई पहला शासक होगा। ठीक है, महेश चंद्र जी, आपको समझ नहीं है क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, किसको क्या कहना चाहिए, ये नहीं आप समझ पाएंगे। ठीक है ना। आपको अगर समझ होती तो किसी टीचर को आप नहीं कहते जल्दी आप बैच मत समाप्त करिएगा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। अगर विश्वास हो, नहीं विश्वास है, जहाँ जाके पढ़ना वहाँ पढ़ो। डिवाइड एंड रूल वाले माइंड सेट का नतीजा था कि टीपू को, हाँ, क्रूएल बताया। शिवम, बिल्कुल आपने सही कहा कि जानते ही हैं। दो चीज़ आप देखिएगा कि ब्रिटिशों ने बड़ी, जब आप पूरा एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो ब्रिटिश इतिहास को जब पढ़ेंगे, ब्रिटिशों ने जो इतिहास लिखा है कई जगह आपने देखेंगे कि इसको दोषपूर्ण बना दिया है। जैसे आप देखिएगा कि हम लोगों ने एक शेरशाह वाला प्रश्न लिखा था ना, शेरशाही विलक्षण शासक है, तो यहां पर शेरशाह भी इतना विलक्षण था कि नहीं था, यह भी बड़ा मुश्किल है कहना। ठीक है, हम लोग इतिहास में पढ़ लेते हैं, इतिहास में लिखा दिया गया है तो पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां पर एक विश्लेषण हम लोग ऑप्शनल वाले क्लास में करते हैं कि वास्तव में क्या शेरशाह इतना महान था जितना कि दिखाया गया है इतिहास में। क्योंकि शेरशाह ने भी धार्मिक कट्टरता दिखाई थी और 4-5 वर्षों में भला उसने क्या कर लिया, बहुत कुछ उपलब्धि तो हासिल नहीं की। ये विश्लेषण किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो शेरशाह का इतिहास इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है वह ब्रिटिशों के द्वारा लिखा गया। क्यों? क्योंकि मुगल शासकों में हम अकबर को महान मानते हैं कि अकबर बड़ा महान शासक था। अगर अंग्रेज जब भारत में आए तो उसने किसकी सत्ता को छीनी? तो मुगलों की सत्ता को छीनी। तो अंग्रेज असल में यह दिखाना चाहते थे कि अकबर इतना महान नहीं था, उसके जो भी कार्य हैं उस सभी कार्य पहले शेरशाह के द्वारा शुरू किए जा चुके थे। तो यह अंग्रेज कहना चाह रहा है कि भाई तुम उतना महान नहीं हो कि ये मत रोना रो कि मुझसे आपने सत्ता छीन ली, जिसका शासन अकबर जैसे महान शासकों ने किया था। तुमसे महान तो शेरशाह था।
तो अंग्रेजों के द्वारा कभी कभी इतिहास को अपने हिसाब से ढाला गया है, जिसमें टीपू सुल्तान को बहुत क्रूर दिखाना, शेर शाह को बहुत बढ़िया शासक दिखाना, ये सब भी एक इतिहास लेखन का दोष हो सकता है। अभी तो आप वैसे ही पढ़िए जैसा कि पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अधिक डिस्कशन आप नहीं झेल पाएंगे। नहीं तो इतिहास को हम जब डिस्कशन के मोड में जाते हैं तो बहुत सारी बातें, मतलब अगर जैसे रिसर्च के लेवल पर देखेंगे या विश्लेषणात्मक यूपीएससी के लेवल पर जाकर देखेंगे, ऑप्शनल वगैरह के लेवल पर, तो बहुत सारी बातें और भी इतिहास के साथ जुड़ जाती है। यहाँ तो हम लोग फ्लैट पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे पढ़ते जा रहे हैं, कुछ फैक्ट्स लिख रहे हैं, कुछ उसके साथ कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इतिहास इससे कहीं आगे है, बहुत आगे है, और वो विश्लेषण भी बड़ा ज़बरदस्त है। बीच बीच में मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ ताकि आपकी समझ बनी रहे। इसने सभी धर्म के धार्मिक संस्थानों को दान दिया, जैसे हम कहते हैं शारदा मंदिर को एक तरह से इसने फिर से बनाने के लिए दिया। स्वतंत्रता का वृक्ष का क्या मतलब है, नीरज ने कहा। ये मैंने कहा कि जो वहाँ जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, चूंकि फ्रांस की क्रांति को आप समझ ही नहीं पाएंगे, जब तक आप फ्रांस की क्रांति नहीं समझेंगे तब तक ये शब्द आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता है। मतलब लगेगा कि अच्छा कुछ क्रांति हुई होगी, लेकिन क्रांति यानी रिवॉल्यूशन ऐसा नहीं था, बल्कि यह एक विशेष रिवॉल्यूशन था कि पहली बार यूरोप में एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना करने के लिए जनता ने विद्रोह किया था। ऐसा पहली बार हुआ था। ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं हुआ था, अन्य देश में भी ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यूरोप के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है, और लोग इस स्वतंत्रता के लिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या बंधुत्व का नारा दिया गया, उसको याद रखने के लिए वृक्ष लगाया करते थे, पेड़ लगाया करते थे। अभी भी हम किसी खास ओकेजन पर लगाते हैं। तो यहाँ पर उसने, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो टीपू सुल्तान ने महल के अंदर एक पेड़ लगाया, मतलब इस प्रकार का पेड़ लगाया जो कि स्वतंत्रता की याद में हो। स्वतंत्रता का वृक्ष का मतलब नहीं, स्वतंत्रता की याद में, वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ है। जबकि ये बड़ा विचित्र सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि टीपू सुल्तान यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा था, लेकिन ये फ्रांसीसी क्रांति की सराहना भी कर रहा है। तो एक बार फ्रांसीसी क्रांति जब मौका लगेगा पढ़ेंगे ही ना, क्योंकि ये तो इतिहास का पार्ट है। अगर यूपीपी से साथ देने जा रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाना है, तो जहाँ पर भी पढ़ने का मौका मिलेगा पढ़ेंगे बड़े मज़े से। और देखिएगा फिर आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के बाद जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि अब सारी बातें लिंक होती चली जा रही है। यानी कहाँ से यूरोप है, कहाँ अमेरिका है, सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। थोड़ा उसमें समय लगेगा, लेकिन इतना कम से कम अच्छे से आप कर लीजिए। तो टीपू सुल्तान को हम क्या देखते हैं कि यह एक तरह से अच्छा खासा इसने कार्य करने की कोशिश की थी। तो ये था टीपू सुल्तान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे यह भी कह सकते हैं कि इसने चीन से भी व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, इसने चीन से भी व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, यह आपके लिए मैक्सिमम है। अगर आप टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे तो एडवांस लेवल पर मुश्किल से इसमें आप 10% मैटर और जुड़ेगा। इसलिए यह एनसीईआरटी बड़ा खास है। जो ओल्ड वाला एनसीईआरटी है, यहाँ पर एकदम से मैटर बड़ा जबरदस्त दिया हुआ है। तो यहां आप ध्यान रखेंगे, इसने चीन से भी व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। ये था आपका टीपू सुल्तान का जो मतलब मैसूर राज्य था। इसमें एड ऑन होगा जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को अलग तरीके से पढ़ेंगे। और आज जो सुपर 60 वाला सेशन होगा, वहाँ पर एग्जैक्ट यही टॉपिक चल रहा है। वहाँ पर भी आना चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठीक यही टॉपिक पीडीएफ के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, और थोड़ा सा उसमें कुछ मैटर इन्हेंस हो जाएगा। हालांकि मैसूर वगैरह वाले में तो बहुत अधिक इन्हेंसमेंट होने की जरूरत मतलब है ही नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर केरल राज्य हो जाएगा। छोटा सा एक राज्य है केरल राज्य। केरल राज्य कहाँ होगा, आप मैप पर इसको पॉइंट कर सकते हैं। वर्तमान में जहाँ केरल है वहीं पर उस समय भी केरल राज्य हुआ करता था। जहाँ वर्तमान में है वही स्थिति पहले भी थी। केरल राज्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मैंने कहा था कि कर्नाटक राज्य की स्थिति में परिवर्तन आया है। लेकिन मैसूर अब कर्नाटक के अधीन आता है। जिस मैसूर राज्य को पढ़ रहे हैं वह अब कर्नाटक की राजधानी के रूप में स्थापित है। तो केरल राज्य में देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, बहुत छोटा सा राज्य यहाँ पर होगा। और इसमें हम क्या देखते हैं कि एक छोटा सा राज्य होगा। जैसे हम कहते हैं कि पश्चिमी तट पर मालाबार तट से नीचे
मालाबार तट से नीचे नीचे केरल का क्या था? केरल का एक छोटा सा राज्य था, छोटा सा राज्य था, जहां चार सरदार सरदार क्या होते थे? सरदार शासन करते थे। जैसे चार सरदार वहां पर होगा, शासन करते थे। और यहां पर लेंगे उदाहरण। नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी चर्चा हम फिर आगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ चार सरदार थे, या चार सरदारों द्वारा शासित क्षेत्र यहाँ पर था। जैसे है, हम देखते हैं, कालीकट हो जाएगा, कालीकट, चिरक्कराल, या चिरक्कल कह सकते हैं, चिरक्कल। चार सरदार जो होगा उनमें से एक सरदार ही प्रमुख होगा और वही केरल राज्य का संस्थापक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो हो जाएगा वह होगा आपका कोचीन, और चौथा होगा आपका त्रावणकोर। ये अलग अलग सरदार थे, यहां पर शासन कर रहे थे। इनमें से त्रावणकोर क्या होता है? त्रावणकोर, इनमें से त्रावणकोर का राज्य क्या हो जाता है? त्रावणकोर का क्षेत्र एक राज्य की स्थिति प्राप्त करने में सफल रहा, स्थिति प्राप्त करने में सफल रहता है। राज्य की स्थिति प्राप्त करने में क्या रहता है? सफल रहा। यहां दो महत्वपूर्ण शासक थे, यहां के दो शासक महत्वपूर्ण रहे हैं या इतिहास प्रसिद्ध रहे हैं। शब्द अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। दो शासक इतिहास प्रसिद्ध रहे हैं। दो शासक यहाँ के, जो खास करके त्रावणकोर का क्षेत्र था, वहां के दो शासक बड़े ही फेमस रहे हैं। जैसे हम देखेंगे, पहला जो होगा वह क्या होगा? मार्तंड वर्मा। और कहीं चर्चा इसकी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। यहीं पर हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। एडवांस पर भी हम इतना ही पढ़ेंगे। मार्तंड वर्मा क्या है? काफी प्रगतिशील शासक था। इसने डचों को हराकर केरल से बाहर निकालने में प्रमुख भूमिका निभाई। हराकर केरल की राजनीति से बाहर कर दिया। इसके काल में मलयाली भाषा के विकास के लिए बेहतर प्रयास किए गए। भाषा के विकास हेतु काफी प्रयास किए गए। मलयाली भाषा के विकास हेतु काफी प्रयास किए गए। मार्तंड वर्मा है, काफी प्रगतिशील शासक था। इसने डचों को हराकर केरल की राजनीति से बाहर कर दिया। इसके काल में मलयाली भाषा के विकास हेतु बहुत भरपूर प्रयास किए जाते हैं। मलयाली भाषा के विकास हेतु अच्छे प्रयास किए जाते हैं। हमने क्या देखा कि इसने क्या किया? इसने यूरोपीय पद्धति पर सैन्य संगठन को इसने क्या किया? यूरोपीय पद्धति पर सैन्य संगठन बनाने का प्रयास किया। सैन्य संगठन बनाने का प्रयास किया यूरोपीय पद्धति पर। ठीक है। इनमें से त्रावणकोर का क्षेत्र एक राज्य की स्थिति प्राप्त करने में सफल रहा। यहाँ दो शासक इतिहास प्रसिद्ध रहे हैं। पहला जो है वह मार्तंड वर्मा है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। काफी प्रगतिशील शासक था। इसने डचों को हराकर केरल की राजनीति से बाहर कर दिया। इसके काल में मलयाली भाषा के विकास हेतु काफी प्रयास किए गए। इसने यूरोपीय पद्धति पर सैन्य संगठन बनाने की कोशिश की, सैन्य संगठन बनाने का प्रयास किया। एक तरह से इसने
राज्य को क्या कर दिया, राज्य को बेहतर तरीके से स्थापित करने का, हाँ, बेहतर स्थिति को प्रयास करने का क्या किया, यहां पर प्रयास किया। मालाबार तट से नीचे यहां पर हमने देखा इसने यूरोपीय पद्धति पर सैन्य संगठन बनाने का प्रयास किया। एक और शासक इसके काल में हो जाएगा, एक और शासक यहां पर होगा। जैसे एक और इसमें जोड़ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि नहर तथा सड़कों के निर्माण पर बल दिया, निर्माण पर काफी धन इन्वेस्ट किया, कि निर्माण पर धन खर्च किया ताकि व्यापार बढ़ सके, हालांकि आगे चल करके देखेंगे यह ब्रिटिशों के संरक्षण में चला जाता है, यह ब्रिटिश संरक्षित राज्य हो जाता है, मतलब थोड़े दिन के बाद इस पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो जाते हैं। तो मतलब धीरे धीरे इनका विकास ब्रिटिशों के अधीन यहां पर होता है, ब्रिटिशों के अधीन होता है। इसने यूरोपीय पद्धति पर सैन्य संगठन बनाने का प्रयास किया, नहर तथा सड़कों के निर्माण पर धन खर्च किया ताकि व्यापार में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा जो दूसरा एक शासक है, इसके अलावा एक दूसरा शासक जो है वह है आपको एक तरह से राम वर्मा, एक महत्वपूर्ण शासक था। दूसरा शासक जो होगा वह था राम वर्मा, प्रसिद्ध लेखक था। यह क्या है, यह प्रसिद्ध लेखक, कवि तथा अभिनेता था। यह प्रसिद्ध लेखक, कवि तथा अभिनेता था। इसके काल में भी मलयाली भाषा के लिख सकते हैं, इसके काल में भी मलयाली भाषा के विकास में या मलयाली भाषा के विकास के लिए काफी प्रयास किया गया। मलयाली भाषा के विकास हेतु भरपूर प्रयास किया गया। राम वर्मा और मार्तंड वर्मा के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, यूपीपीसीएस या यूपीएससी कोई भी एग्जाम देना चाहें तो वहां पर आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, नदी बनवाई कि नहर बनवाया, नदी बनवाया, नदी लिख दिया क्या, नहर तथा सड़कों के निर्माण पर धन खर्च किया ताकि व्यापार बढ़ सके। इसमें नदी कहां बनाने की बात हमने कर दी, जो आपने कहा इन्होंने कौन सी नदी बनाई, कहीं नदी लिखा हुआ है तो नदी तो नहीं बनाएगा ना, नदी क्यों बनाएगा। नहर बनवाया, सड़कों के निर्माण पर धन खर्च किया ताकि व्यापार बढ़ सके। विचित्र स्टेट में आप लोग होते हो, यह विचित्र लेखक, यह प्रसिद्ध लेखक, कवि तथा अभिनेता था। इसके काल में भी मलयाली भाषा के विकास हेतु भरपूर प्रयास किया गया था, भरपूर प्रयास यहां पर किया गया था। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर आगे यह आपका राजपूत, ये राज इतना ही रहता है, बहुत अधिक यहां पर नहीं रहता है। बाद में कुछ दिनों के बाद हैदर अली के द्वारा इस राज्य पर नियंत्रण किया जाता है, लेकिन कालांतर में फिर यह ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन जाता है। अब देखते हैं यहां पर सवाई जयसिंह का राज, सवाई जयसिंह का राज्य कहां है, यह है आपका क्षेत्र जो होगा, यह होगा जयपुर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में सवाई जयसिंह यहां पर एक शासक होते हैं। सवाई जयसिंह या जयसिंह लिख सकते हैं। जयसिंह के अधीन जयपुर नगर की स्थापना की गई, या ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा यहां पर और भूमिका लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम शुरू करेंगे तो फिर आपको फैक्ट्स ही फैक्ट्स नजर आएगा। जो सवाई जयसिंह का राज्य है वह आमेर का राज्य होगा, जो जयपुर के आसपास है। हमने क्या देखा कि एक तरह से खास करके जो देखेंगे दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन आदि के आसपास हम क्या देखते हैं, खास करके जो दिल्ली आसपास का क्षेत्र है वहां पर अगर देखें तो ऐसे इसको एक शब्द के साथ लिख सकते हैं कि जाटों से छीने गए क्षेत्र को मिलाकर
मिलाकर राजपूत शासक सवाई जयसिंह ने एक प्रभावी राज्य की स्थापना की। यह राज्य अपने सैन्य विजय से अधिक सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता है। अधिक सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता है। यह राज्य अपने सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता है और इस राज्य का वास्तविक उत्थान किसके अधीन हुआ था? उत्थान सवाई जयसिंह के अधीन हुआ था, जिसने या जिन्होंने कर सकते हैं, जिन्होंने जाटों से छीने गए क्षेत्र पर आधुनिक जयपुर नगर की नींव डाली। आधुनिक जयपुर नगर की नींव डाली, जो क्या था? जो सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। जयपुर नगर एकदम सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया है, एकदम प्लान्ड सिटी है। सुव्यवस्थित सिटी का मतलब क्या हुआ? एकदम प्लान्ड सिटी, जहां पर की सड़क बहुत चौड़ी चौड़ी बनाई गई और सभी भवन के लिए अलग अलग जगह निर्धारित किए गए। ये नहीं कि जिगजैग टाइप के बना दे, ऐसा नहीं। जो सड़कें हैं जयपुर की अगर देखेंगे तो जयपुर की सड़कें एकदम से चौड़ी चौड़ी नजर आएगी। अभी भी इतना इंक्रोचमेंट होने के बावजूद भी दूसरे शहरों की तुलना में जयपुर नगर आपको अच्छा दिखाई देगा। क्यों? इसको प्लान ही ऐसा किया गया था ताकि 200-400 साल तक यह शहर बहुत भीड़ भाड़ वाला नजर ना आए। जैसे आप दिल्ली देखेंगे या अन्य जगह देखेंगे तो इतना इंक्रोच्ड है, मतलब इतना पॉपुलेटेड है, ओवर पॉपुलेटेड सिटी है कि चलना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है? बैड प्लानिंग को दिखाता है। जैसे आप चंडीगढ़ को देखेंगे, प्लान्ड सिटी है। ऐसे बहुत अहमदाबाद नगर को देखेंगे जो गांधीनगर बगल में बनाया गया, प्लान्ड सिटी है। प्लान सिटी का मतलब है कि अगले 100 वर्ष के लिए हम प्लान करते हैं, 200 वर्ष के लिए प्लान करते हैं कि 200 वर्ष में जो जनसंख्या बढ़ेगी, जो गाड़ियां बढ़ती है, जो हमारे पास मलजल निकासी होगी, 200 वर्षों 300 वर्षों के इतिहास को मतलब ध्यान में रख करके वैसे शहर का निर्माण कराते हैं। तो जयपुर इन शहरों में एक प्लान्ड सिटी पहला था। सबसे पहली बार ऐसे शहर का निर्माण किया गया था। इस राज्य का उत्थान सवाई जयसिंह के अधीन हुआ, जिन्होंने जाटों से छीने गए क्षेत्र पर आधुनिक जयपुर नगर की नींव डाली, जो सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। सवाई जयसिंह क्या है? एक बहुत ही योग्य व्यक्ति है, प्रसिद्ध राजनेता है। क्या देखते हैं? सवाई जयसिंह क्या है? जयसिंह एक योग्य राजनेता, एक योग्य राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, कानूनविद, खगोलविद तथा वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक रुचि के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था? ये व्यक्ति थे। इनके साथ 2-3 बातें बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और वह हमारे लिए एक प्रकार का क्या हो जाता है? एक प्रकार का आ जाता है, फैक्ट्स भी बन जाता है। जैसे हमने देखा कि दिल्ली है, जयपुर है, या ऐसे लिख सकते हैं, इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और एक जगह और आप लिख लीजिए, मथुरा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में क्या किया? उज्जैन तथा मथुरा, उसमें बड़ा नगर था। मथुरा में
पर्यवेक्षणशाला, पर्यवेक्षणशाला जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, ठीक है। पर्यवेक्षणशाला का निर्माण किया। पर्यवेक्षणशाला का निर्माण, पर्यवेक्षणशाला क्या होता है उसको मैं अभी बताता हूं, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी लिख दीजिएगा, VETARY होगा, ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया था। अब ये क्या होता है, निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। जंतर मंतर का नाम सुना है, कहा जाता है, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, जंतर मंतर कहा जाता है। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, दिल्ली का क्षेत्र जो है वहां पर आपको जंतर मंतर नामक एक जगह दिखाई देगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि स्कूल भी आपने पढ़ा ही है। और ये हम लोग स्कूल में आपने जरूर पढ़ा होगा, स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि स्कूल की ही किताब है ना। ऑब्जर्वेटरी हो जाएगा। अस्पष्ट हो रहा है क्या? ऑब्जर्वेटरी होता क्या है कि जहां से ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, किसका, सूर्य का, तारों का अध्ययन करते हैं, तारों की गति का अध्ययन करते हैं, उसको ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। पहले तो खैर मैनुअल होता था, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है। भारत के विभिन्न शहर में, चाहे आप लखनऊ में देखें, पाटलिपुत्र जो पटना है वहाँ देखें, दिल्ली देखें, जयपुर में देखें, बहुत सारी जगह पर भारत सरकार ने अब इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया है। ऐसे लार्ज मशीन को स्थापित किया है जहाँ से आप दिन हो या रात आप खगोलीय घटना को देख सकते हैं। जैसे ग्रह आप देखेंगे कि सूर्य है, तारा है, जितने भी हमारे अन्य ग्रह हैं, उनको आप रियल देख पाएंगे, यहाँ से फोटो के माध्यम से देख पाएंगे। उसको हम वर्तमान में ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, हिंदी में उसको वेधशाला या पर्यवेक्षण शाला कहते हैं। उस समय तो ऐसा मशीन नहीं था, लेकिन ऐसा उन्होंने एक स्थान बनाया जिस पर जाकर के आप देखेंगे तो समय की गणना, काल की गणना एग्जैक्ट वैसे ही की जा सकती है जैसा कि हम आधुनिक रूप में करते हैं। एकदम ठीक वैसा ही करते हैं जैसा कि आधुनिक रूप में भी हम करते हैं। मान लो कि जो सूर्य होता है, सूर्य जैसे पृथ्वी झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर, तो थोड़ा सा टिल्ट है। सूर्य की रोशनी एक निश्चित मात्रा में हमारी पृथ्वी पर आती है, और उस एंगल को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सूर्य अगर पश्चिम की तरफ जा रहा है तो उसके जाने की क्या गति है, और जब जाने की जो गति होगी उससे हम मापन कर सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। तो पहले लोगों के पास यांत्रिक घड़ी तो था नहीं, या तो रेत घड़ी हुआ करता था या सूर्य घड़ी का ही प्रयोग करते थे। इस तरह से ग्रह नक्षत्र को जांचने का एक तरीका बनाया गया था ऑब्जर्वेटरी के रूप में, और 4 शहर में स्थापित किया था इन्होंने। अब तो वर्तमान में आप इलेक्ट्रॉनिक देखने लगते हैं, लेकिन ये चारों जगह अभी भी आपको मौजूद मिल जाएगा। जैसे दिल्ली में मैंने देखा, तो ऑब्जर्वेटरी आप देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे तो मतलब आश्चर्य आपको लगेगा कि सनलाइट के हिसाब से जो डायरेक्शन दिया गया है समय के मापन का, अभी भी हूबहू ऐसा ही आप घड़ी मिला सकते हैं। देखिए वहाँ पर वही टाइम होगा जो आपके घड़ी में आ रहा है। तो कितना अधिक वैज्ञानिक प्रगति हमने पहले ही कर लिया था। इसको वर्तमान में हम जंतर मंतर कहते हैं। जंतर मंतर का मतलब होता है यंत्र मंत्र। जंतर का मतलब क्या होता है? यंत्र होता है। तो यंत्र जैसा कुछ इन्होंने बताया था। खगोल शास्त्र के पर्यवेक्षण हेतु इसने ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। इसने क्या किया था? यूक्लिड के रेखा गणित का जो है, यूक्लिड एक यूरोपीय है, यूक्लिड के रेखा गणित के सूत्र का इन्होंने अनुवाद किया था। यूक्लिड के रेखा गणित के सूत्र, गणित के सूत्र तथा नेपियर एक और विद्वान है,
नेपियर के जो गणितीय फॉर्मूला है, यूक्लिड के रेखागणित के सूत्र, और नेपियर का क्या होगा कि नेपियर के की रचना का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। नेपियर के गणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया था, संस्कृत में अनुवाद करवाया था, अनुवाद करवाया था। एक तरह से बहुत बड़ा भौतिकविद भी था। इसने क्या किया और क्या, जैसे खास करके सामाजिक सुधार के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया था। जैसे हम क्या देखते हैं कि लड़कियों के विवाह में या विवाह समारोह को कम खर्चीला बनाने हेतु इन्होंने क्या किया, बनाने हेतु इन्होंने अधिनियम बनाए थे, इन्होंने कानून बनाए थे ताकि कन्या वध को रोका जा सके, कन्या वध को रोका जा सके। अब ये कैसे होगा, रोका जा सके। होता क्या है कि लड़कियों का जो विवाह करना होता है बड़ा खर्चीला होता है, वर्तमान में भी होता ही है, तो उस समय अधिक खर्चीला होता था। तो खास करके राजपूत फैमिली जो राजस्थान वगैरह में बिलोंग करते हैं, दो काम करते थे। पहला तो हम देखते हैं एक ऐसी प्रथा थी जो लड़कियों का आदान प्रदान हो जाता था, यानी एक घर की लड़की दूसरे घर का लड़का, दूसरे घर की लड़की एक घर का लड़का, और बचपन में ही विवाह हो जाता था। लड़का लड़की को पता भी नहीं है कि विवाह हो रहा है, तो कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, खर्च ना करना पड़े इसलिए पारिवारिक में ही विवाह। परिवार का मतलब अगर दूसरे गांव से हम किसी फ्रेंड के साथ हैं, उनके लड़के लड़की में हमारे लड़के लड़की में विवाह हो जाए, ऐसा इसलिए किया जाता था कि खर्च जो दहेज प्रथा वाला है वो बहुत अधिक होता था, और बहुत सारे लोग इस बोझ से बचने के लिए लड़कियों की हत्या कर दिया करते थे, जिसको कन्या वध हत्या हम कहते हैं। अब तो भ्रूण हत्या हो जाता, तो जन्म लेने से पहले ही हम मार देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जन्म लेने के बाद पता चलता था कि लड़का है या लड़की है, तो लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी, कौन उसका बर्डन उठाए। लेकिन इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार किया, जो समारोह है उसको कम खर्चीला बनाने की कोशिश की, ताकि इस प्रकार की बुराई पर अंकुश लगाया जा सके। जब खर्च नहीं होगा तो बेटी को पालने में लोग दिलचस्पी लेंगे, ऐसा इनका सोचना था। इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए भी यहाँ पर कुछ कार्य करने की कोशिश की। हाँ, यूक्लिड का विभाजन गणित में होता है, ठीक है रिंकू। तो ऐसा है, यही सब है जो आप पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि राजस्थान में तो अभी भी कम एज में होता है, लगभग 85% के आसपास विवाह, जो बाल विवाह है वो राजस्थान में अभी भी होता है। लेकिन अब की स्थिति तब की स्थिति में अंतर देखो। सामाजिक स्वीकृति जब बुराइयों को मिल जाती है ना, जैसे हम पर्दा प्रथा देखते हैं, पर्दा प्रथा को मिली हुई है क्या कहते हैं, एक तरह से सामाजिक स्वीकृति मिली है। अगर पर्दा प्रथा बुरी है तो उसको सामाजिक स्वीकृति मिलेगी तो वह तो कंटिन्यू चलता रहेगा ना, उसको तो रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। तो वही हाल है राजस्थान में। राजस्थान में वो बाल विवाह इसलिए होता है, जाट राज्य, वैसे होता तो हर जगह है लेकिन राजस्थान में सबसे अधिक होता है। तो जाट राज्य हम देखते हैं छोटा सा राज्य है, यहाँ इसको लिख सकते हैं औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए क्या कर लिया, जाट विद्रोहियों ने पृथक राज्य की स्थापना करने में सफलता पाई। जाट विद्रोहियों ने पृथक राज्य स्थापित करने में सफलता पाई। पृथक राज्य या कह सकते हैं स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफलता पाई। ठीक है, इसने क्या कर लिया, सफलता पाई। जाट विद्रोहियों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में यहां पर सफलता पा लेती है, क्योंकि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो थोड़ी अव्यवस्था फैल जाती है उसके उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण। और क्षेत्र यहां पर कौन हो जाएगा,
जो क्षेत्र हो जाएगा वो दिल्ली और आगरा के बीच का क्षेत्र होगा। जो दिल्ली है और आगरा है उसके बीच का क्षेत्र होगा। जैसे दिल्ली, मथुरा तथा आगरा के मध्य का क्षेत्र, आगरा के मध्य का क्षेत्र यह हो जाएगा, जहां पर यह राज्य स्थापित होता है। स्वतंत्रता कौन दिलाता है, या स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन हो जाएगा? तो यहां पर बहुत सारे जाट शासकों की हम चर्चा सुनते हैं, जैसे चूड़ामन जाट था, राजा राम जाट था। तो इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो स्वतंत्रता का है जन्मदाता वह हो जाता है चूड़ामन तथा बदन सिंह। चूड़ामन तथा बदन सिंह के नेतृत्व में, बदन सिंह इनके नेतृत्व में स्थापित होता है। आगे हम क्या देखते हैं, एक है आपके सूरजमल जाट। सूरजमल जाट इनका नाम है, बहुत फेमस रहे हैं अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। अपनी बुद्धिमत्ता के लिए इन्हें क्या जाना जाता है, के लिए इन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है, यानी प्लेटो कहा जाता है। अफलातून किसको कहते हैं, प्लेटो को कहते हैं। जाटों का प्लेटो कहा जाता है। अब प्लेटो कौन है, विद्वान है। प्लेटो यानी अफलातून कहा जाता है, कहा जाता है। प्लेटो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, मतलब राजनीतिक चिंतक हैं, कहा जाता है। इन्होंने जाट राज्य को बेहद शक्तिशाली बनाया, जाट राज्य को बेहद शक्तिशाली बनाया, शक्तिशाली बनाया। इन्होंने जाट राज्य को बेहद शक्तिशाली बनाया। अपनी बुद्धिमत्ता के लिए इन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है। प्लेटो क्या है, दार्शनिक है, बहुत बड़े चिंतक है, राजनीतिक चिंतक है। इस वजह से इनको प्लेटो कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इसी प्रकार से सोचा था। ठीक है, इनके क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, इनका जो राज्य है शक्तिशाली बनाया। इनका राज्य आगरा से लेकर मेरठ, अलीगढ़ तक फैला हुआ था। आगरा से लेकर मेरठ एवं अलीगढ़ तक फैला हुआ था। फिर हम देखते हैं आगे, फिर धीरे धीरे, चूंकि छोटा ही राज्य था, बहुत अधिक सरवाइव करना बड़े शासकों के आगे संभव नहीं होगा। आगे हम क्या देखते हैं, इसके पश्चात हम धीरे धीरे देखते हैं कि जाट राज्य का पतन हो जाता है। 1763 के पश्चात जाट राज्य का पतन हो गया, पतन हो जाता है। यह भी एक छोटा सा राज्य है। एनसीईआरटी की खासियत है, यहाँ पर छोटे से छोटे राज्य की भी चर्चा कर दी गई है। ये बातें हो सकता है कि एडवांस लेवल पर आप पेड कोर्स भी लेंगे तो भी नहीं बताया जाएगा, इसलिए मौका है यहाँ पर कि ऐसे चीज को भी जान लें। इस तरह से हमारे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य भी क्लियर होते चले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मान लो मेरठ तक, अलीगढ़ तक विस्तृत था, या आप देखेंगे कि हाँ मथुरा है, आगरा है, दिल्ली के आसपास हम जाटों को देखेंगे। तो जो भरतपुर इनकी राजधानी थी वह तो वर्तमान में राजस्थान में है। जो आप अलवर वगैरह देखते हैं उसके आसपास का यह क्षेत्र है। तो यहाँ इसमें राजस्थान वगैरह का भी बहुत हिस्सा शामिल था। जो जयपुर का क्षेत्र देखते हैं वह भी एक समय जाटों के अधीन था, क्योंकि उसी जाटों से ही छीन करके वहाँ पर जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। तो अपने सूरजमल जाट के कार्यकाल में यह जाट राज बड़े क्षेत्र में विस्तारित होता है और एक प्रभावी शासन देने की कोशिश करता है, प्रभावी शासन देने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, गुप्तकालीन है पर्दा प्रथा, वहीं से चला रहा है, लेकिन जो सामाजिक बुराई है तो उसको सामाजिक बुराई ही मानेंगे ना। फिर एक छोटा राज्य हो जाएगा, और जैसे जाट राज को हमने देखा एक दो शासक है, बंगस, पठान तथा रुहेला। बंगस, पठान तथा रुहेला। रुहेला कहाँ है, रुहेलखंड में। बंगस, पठान तथा रुहेला, ये कम से कम अवध के आसपास का जो क्षेत्र है ना, जो फर्रुखाबाद वगैरह के आसपास का क्षेत्र देखेंगे, वहां ये दो ऐसे एक दो शासक ही यहाँ पर हुए, बड़े शासक नहीं हुए। तो कुछ वर्षों के लिए ही राज्य रहा, लेकिन रहा। बाद में अवध का इस पर नियंत्रण हो जाता है
मराठों वगैरह का भी प्रभाव हुआ, जाटों का भी इस पर नियंत्रण स्थापित होता है। फर्रुखाबाद से लेकर के कभी कभी ये मिर्जापुर की पहाड़ी तक फैल जाते हैं, लेकिन बहुत कम क्षेत्र के लिए 1 या 2 शासक की यहाँ पर चर्चा होती है। क्योंकि आगे जब अवध वाला हम पढ़ते हैं तो अवध वाले के साथ यह राज्य जुड़ेगा, यानी वहाँ पर भी फिर से हमें पठान की भी चर्चा करनी होगी और रोहेले की भी चर्चा करनी होगी। तो इसके ज़्यादा नहीं, 2 शासकों की चर्चा कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया भी गया है। तो 2 शासक इसके बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं जो पठान है वह होगा फर्रुखाबाद तथा कानपुर के मध्य होगा। जो पठान होगा वह कौन होगा? ये होगा फर्रुखाबाद तथा कानपुर के मध्य। वर्तमान में कानपुर है ना, कानपुर के मध्य का क्षेत्र है। कानपुर के मध्य ये इस राज्य का विकास होता है। इसका जो नेता है, अफगान ये लोग हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान वाले ही पठान कहलाते हैं। जो इसका नेता था वह था आपका जो मोहम्मद खान वंगस होगा, इसलिए इसको हम वंगस पठान भी कहते हैं। पठान भी इसको हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वंगस पठान भी कहते हैं। नेता हम लिख देते हैं फिर से। यहां इसका जो नेता होगा वह वंगस नेता था, यानी इसको हम वंगस पठान भी कहते हैं। कभी कभी आपको आ जाएगा ना, उसको देख लीजिएगा। मोहम्मद खान पठे, मोहम्मद खान वंगस यहां पर लगातार इनका संघर्ष अन्य राज्यों से होता रहा। वंगस, इनका संघर्ष क्या हुआ? इनका संघर्ष अवध तथा जाटों से होता रहा, जाटों से होता रहा। अंत में ये अवध में ही एक तरह से मिला लिया जाता है। फिर हम देखते हैं रूहेला। अगर देखें, रूहेला जो है वर्तमान में रूहेलखंड इनके ही नाम पर पड़ा है, रूहेलखंड पड़ा है। जैसे हम खास करके देखेंगे गंगा से कुमाऊं पहाड़ी तक हम इसका विस्तार देखते हैं। राजधानी जो बरेली होगा, राजधानी क्या हो जाएगी, या कहेंगे गंगा से कुमाऊं पहाड़ी तक, कुमाऊं पहाड़ी तक इसका राज्य हो जाएगा। जो राजधानी होगी वह होगा आपका बरेली। बरेली, बरेली को हम क्या कहते हैं ना, जैसे गंगा की पहाड़ी तक बहुत अधिक क्षेत्र नहीं रहा, ध्यान रखिएगा। बरेली को हम क्या कहते हैं कि यहां बरेली को कांबला भी कहते हैं। कांबला, बरेली को हम कांबला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कांबला। दूसरी राजधानी कौन हो जाएगी? दूसरी राजधानी जो हो जाएगी वह इसकी राजधानी बनती है रामपुर। वही रामपुर जहां रामपुरी चाकू बड़ा फेमस रहा है। तो रूहेला है, राजधानी इसकी 2 रही है। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि आगे चल करके जो मुख्य नेता होगा वह हो जाएगा आपका मुख्य नेता मोहम्मद अली खान हो जाएगा। जो इसका मुख्य नेता हो जाएगा वह हो जाएगा मोहम्मद अली खान। अली खान हो। कालांतर में हम क्या देखते हैं? कालांतर में इन दोनों राज्यों को अवध ने मिला लिया। अवध राज्य ने मिला लिया। एक लंबे संघर्ष के बाद अवध राज्य ने मिला लिया। जैसे होता क्या है कि जब मराठों को हम प्रसार करते हुए देखेंगे, दक्कन के क्षेत्र से आ रहा है, तो अवध क्षेत्र आने से पहले यही लोग पड़ेगा। तो जब मराठे गंगा घाटी में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन दोनों को बड़ा डर लगा, पठान और रोहेले को, अब हमारा क्या होगा। तो फिर इसने अवध से एक बार मित्रता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हो गया। फिर आप देखेंगे कि अवध तब तक ब्रिटिशों के साथ जुड़ चुका था। तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स हुआ करता था गवर्नर जनरल, उसके सहयोग से इन दोनों को पराजित करके मिला लिया था, जो खास करके शुजा-उद-दौला का जो शासनकाल था उसमें। लेकिन अभी आप नहीं समझ पाएंगे, तो आगे अगर ज़रूरत होगी या कहीं परिप्रेक्ष्य आपका मिल जाएगा तो उसको मैं वहाँ पर लिखा दूंगा। लेकिन खाली थोड़ा सा आप खाली झांकते हुए चलिए इतिहास में कि क्या क्या कौन कौन से राज्य यहाँ पर थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, बड़े राज्य नहीं हैं, बहुत छोटे ही राज्य हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका। फिर हम देखेंगे बंगस पठान हो गया। एक देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह का राज, जिसको हम कहेंगे सिख राज। सिख राज, और जो होगा वह होगा महाराजा
रणजीत सिंह के अधीन, रणजीत सिंह के अधीन यहां पर यह राज्य विकसित होता है। सिख राज्य है, किसके अधीन विकसित होता है? महाराजा रणजीत सिंह के अधीन होता है। सिखों का सैनिकीकरण किसने किया? सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में, सैनिक शक्ति के रूप में ढालने का श्रेय किससे जाता है? रूप में ढालने का श्रेय गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। गुरु गोविंद सिंह कौन है? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु हैं, 10म गुरु भी कहते हैं, 10वें गुरु को जाता है। सिखों में 10 गुरु माने जाते हैं, जाता है। उसके बाद इनके पश्चात क्या होता है? इनके पश्चात गुरु का पद तो बंद हो गया, गुरु का पद तो समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त हो गया लेकिन सिखों ने अपनी स्वतंत्रता की भावना जलाए रखी। समाप्त हो गया, लेकिन सिखों ने क्या किया? सिखों ने अपनी स्वतंत्रता की भावना को मरने नहीं दिया, अपनी स्वतंत्रता की भावना को मरने नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में, गुरु गोविंद सिंह के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का एकीकरण हुआ। सिखों का एकीकरण लौहगढ़ किले को आधार बनाकर हुआ। लौहगढ़ किले को आधार बनाकर हुआ, किले को आधार बनाकर हुआ। हालांकि 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर से हुए युद्ध में बंदा बहादुर शहीद हो जाते हैं। युद्ध में बंदा बहादुर शहीद हो गए। आगे हम क्या देखते हैं? आगे सिख धर्म में सिखों की राजनीतिक सत्ता 12 प्रकार के मिसल को हम क्या कहते हैं? संघ कह सकते हैं। संघ में संग्रहित हो गई। इन मिसलों में एक सुकरचकिया मिसल था। मिसलों में एक मिसल सुकरचकिया था। सुकरचकिया नाम से था। महाराजा रणजीत सिंह इसी मिसल के प्रमुख। रणजीत सिंह इसी मिसल के प्रमुख थे। मैं जरा यहां पर एक बार पढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसी बीच में समझाना भी होगा। सिख राज हम देखते हैं जनरली पंजाब में स्थापित होता है। पंजाब का मतलब ये मत समझना कि जो वर्तमान में पंजाब है वही होगा। पंजाब का मतलब आपका पाकिस्तान का भी पंजाब है। तो सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में ढालने का श्रेय गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। इनके पश्चात गुरु का पद तो समाप्त हो गया, लेकिन सिखों ने अपनी स्वतंत्रता की भावना को मरने नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का एकीकरण लौहगढ़ किले को आधार बनाकर हुआ। हालांकि 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर से हुए युद्ध में बंदा बहादुर शहीद हो गए। आगे सिखों की राजनीतिक सत्ता 12 प्रकार की मिसल या संघ में संग्रहित हो गया। इन मिसलों में से एक मिसल का नाम था सुकरचकिया, और इसी सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे महाराजा
रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के अधीन यह सिख शक्ति तेजी से संगठित होता है। सिख शक्ति, हाँ 10 गुरु थे। सिख शक्ति तेजी से होता है। सिख शक्ति क्या होता है? तेजी से प्रारंभ होता है, तेजी से संगठित होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि तेजी से यहां पर सिख शक्ति संगठित होता है। और यहां लिखेंगे महाराजा रंजीत सिंह के अधीन, महाराजा रंजीत सिंह के प्रयासों से सिख क्या होते हैं? सिख राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली बने, राजनीतिक तौर पर काफी शक्तिशाली बने तथा इन्होंने शक्तिशाली बने तथा अफगानिस्तान से पूरब तथा सतलज नदी के मध्य एक विशाल सिख राज्य की स्थापना हुई। सिख राज्य की स्थापना की गई थी। स्थापना इनके द्वारा की गई। जैसे होता क्या है जरा समझिए। जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वह तो अफगान वहां पर है ही, अफगान कबीले हैं। उसके नीचे थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता रहा था। तो यहां पर महाराजा रंजीत सिंह ने जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसका फायदा उठाया। अब मुगल तो यहाँ है नहीं, मुगलों की सत्ता समाप्त हो चुकी है। जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका फायदा उठाया और इन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया, एक बड़े राज्य की स्थापना की। शुरुआत में अफगान शासक के साथ सहयोग भी किया, जैसे उसमें मोहम्मद जमान खान है, यहाँ तो नहीं दिया जा रहा है, जमान खान है। एक बार जब वो अभियान कर रहा था तो उनकी तोप चिनाब नदी में गिर गई। उसमें तोप बड़े भारी भारी हुआ करते थे, तो चिनाब नदी में गिर गई। तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि भाई थोड़ा यहाँ सहानुभूति लेने का मौका है, तो तोप को चिनाब नदी से निकलवा करके उनको अफगान शासक को भिजवा दिया। अफगान शासक इस बात से बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा भला व्यक्ति है। तो फिर उन्होंने जो खास करके पेशावर वगैरह के क्षेत्र को देखते हैं वहाँ पर उसकी राजनीतिक मान्यता दे दी। अच्छा आप करो शासन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही चालाकी से, बहुत चतुराई से, बहुत ही प्रबुद्ध राजनेता माने जाते हैं तत्कालीन भारत के। इन्होंने एक बड़े क्षेत्र में अपने राज्य की स्थापना कर ली। जो सतलज नदी हम देखते हैं ना, सतलज नदी वर्तमान में पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर बनाता है। यानी हरियाणा में तो नहीं लेकिन संपूर्ण पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के अधीन था। पंजाब का मतलब यह मत समझें, मैंने बार बार कहा है कि भारत का पंजाब, बल्कि उसमें लाहौर या मुल्तान वगैरह, पेशावर वगैरह सब शामिल था, जो पाकिस्तानी पंजाब कहलाता है। इन्होंने एक विशाल सिख राज्य की स्थापना की और इसी क्रम में हमने क्या देखा कि एक तरह से 1799 में इन्होंने क्या कर लिया। 1799 में इन्होंने लाहौर को जीत लिया और हद तो तब हो गई कि जो इसकी धार्मिक राजधानी थी, 1802 में आप देखेंगे राजपूतों के साथ संघर्ष हो रहा था ब्रिटिशों का, इसका फायदा उठाया। 1802 में अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया, जहां हरमंदिर साहिब है, कब्जा कर लिया। एक तरह से अमृतसर क्या है? सिखों की धार्मिक राजधानी। अमृतसर क्या है? अमृतसर सिखों की धार्मिक राजधानी है। तो धार्मिक तौर पर भी ये सिखों के लिए महत्वपूर्ण हो गए। अगर इनका यहां हो गया। इन्होंने ही जो अब वर्तमान में स्वर्ण मंदिर देखते हैं, गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, उनका नाम तो वैसे हरमंदिर साहिब कहा जाता है। गुरुद्वारे का नाम सभी सिख गुरुओं पर रखा गया है। तो अब उसको लेकिन हरमंदिर साहिब की जगह हम क्या कहते हैं? गोल्डन टेम्पल कहते हैं, स्वर्ण मंदिर कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का जो ऊपर का गुंबद है ना, वह सोने से मढ़वाया था महाराजा रंजीत सिंह ने, तभी से इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। पहले तो एक सामान्य गुरुद्वारा था, लेकिन बाद में यह एक भव्य गुरुद्वारा बन जाता है और अभी सभी गुरुद्वारों में श्रेष्ठ हो जाता है। इसने हमने क्या देखा? इनका राजधानी थी। इनका राज्य पूरे पंजाब के साथ, पूरे पंजाब में जैसे पेशावर,
पेशावर, मुल्तान से लेकर कश्मीर तक विस्तृत था। कश्मीर तक विस्तृत था, एक बड़ा राज्य था। आगे इन्होंने जब सतलज नदी के पूर्वी छोर की तरफ या पूर्वी भाग, जिसको हम कहते हैं शीश सतलज आपको सुनने में मिलेगा आगे इन्होंने जब सतलज नदी के पूर्वी भाग से आगे प्रसार करने की कोशिश की, तो क्या होता है कि तो यहां के राजाओं ने क्या कर लिया, राजाओं ने ब्रिटिशों का संरक्षण प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात 1809 ईस्वी में प्रसिद्ध अमृतसर की संधि हुई। इसको आगे पढ़ेंगे। अमृतसर की संधि हुई तथा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की सीमा, कहां निर्धारित कर दी गई? राज्य की सीमा सतलज नदी तक ही निर्धारित हो गई। सतलज नदी तक निर्धारित हो गई। अब मैं एक कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। निर्धारित हो जाती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूं। पहले एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि बोर्ड पर आऊं तो आपको दिक्कत ना हो लिखने में। महाराजा रणजीत सिंह के प्रयासों से सिख क्या हो जाएगा? सिख राजनीतिक तौर पर काफी शक्तिशाली बने तथा अफगानिस्तान से पूरब तथा सतलज नदी के मध्य एक विशाल सिख राज्य की स्थापना करने में ये क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। 1799 में इन्होंने लाहौर को जीत लिया। 1802 में अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया। अमृतसर सिखों की धार्मिक राजधानी थी। इनका राज्य पूरे पंजाब में पेशावर, मुल्तान से लेकर कश्मीर तक विस्तृत था। आगे इन्होंने जब सतलज नदी के पूर्वी भाग से आगे प्रसार की कोशिश की तो यहां के राजाओं ने ब्रिटिशों का संरक्षण प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात 1809 में प्रसिद्ध अमृतसर की संधि हुई तथा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की सीमा सतलज नदी तक निर्धारित हो गई। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि पंजाब को बेस्ड बना करके अपने राज्य की स्थापना की। अगर मैप हो जाए तो शायद आप समझ पाए। मान के चलते हैं कि यही मान लो एक मैप है, ये मैप है, तो यहां पर देखेंगे लाहौर है। तो अब अगर इस मैप की हम चर्चा करें, मान लो कि रणजीत सिंह के राज्य की हम चर्चा करते हैं, तो लाहौर से लेकर के आगे बढ़ते हुए अमृतसर तक ही आ जाता है। लेकिन सतलज नदी से पूरब की तरफ ये आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, लेकिन इधर किसका राज्य है? तो ब्रिटिशों का राज्य है। हालांकि कुछ छोटे छोटे सिख सरदार हैं जिसको हम मिसल पहले कह चुके हैं, तो वो मिसल हैं, तो वो लोग घबराएगा, तो महाराजा रणजीत सिंह का कदम हमारे यहाँ पड़ गया, ये तो जीत ही डालेगा। अब जब भी फूट होती है आपस में तो अंग्रेज उसका फायदा उठाते हैं। अभी तक अंग्रेजों का दम नहीं था कि सिख राज्य में हस्तक्षेप कर सकें, ये पावर ही नहीं था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की सेना एशिया की सबसे दूसरी मजबूत सेना मानी जाती थी। सिख के पास हिम्मत नहीं थी कि वह महाराजा रणजीत सिंह से डायरेक्ट भिड़ सके। अब लेकिन दूसरे सिख राज्य ने समर्थन प्राप्त कर लिया अंग्रेजों का, तो अब तो वैध अधिकार मिल गया हस्तक्षेप करने का। इसलिए यहां पर 1809 में एक अमृतसर की संधि हुई। अंग्रेजों ने कहा कि सर आप जहां पर रहें, लेकिन सतलज नदी की इस पार मत आइए, क्योंकि यहां का जो राज्य है वो मेरा संरक्षित राज्य है। तो महाराजा रणजीत सिंह भी बूढ़े हो रहे थे, उसने सोचा कि हटाओ, कौन झंझट मोल ले इससे। उसने कहा चलो मैं सतलज नदी के उस पार नहीं जाऊंगा। तो एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ उसने एक्शन नहीं लिया। यह भी आरोप लगाया जाता है महाराजा रणजीत सिंह पर। अगर उस समय महाराजा रणजीत सिंह बहुत मजबूत स्थिति में थे, चाहते तो अंग्रेजों को कहते कि तुम्हारा इसमें क्या है भाई, अगर मैं जाऊंगा तो मेरी मर्जी। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने बैक होना उचित समझा। ये उनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों को क्यों नहीं रोका।
लेकिन अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका किसने दिया था? तो दूसरे सिख राज्यों ने दिया था। कहीं पर भी आप देखेंगे अंग्रेज अगर आगे बढ़ा है तो किसी न किसी ने उसको बुलाया है। जैसे आप बंगाल में देखेंगे प्लासी की लड़ाई होती है तो मीर जाफर ने बुला लिया, तब सिराजुद्दौला पराजित हुआ। हर जगह यही हुआ है। अंग्रेज अपने से नहीं बढ़ पाए, वो किसी न किसी दुश्मन जो अपना ही मतलब दगाबाज लोग था उसी के सहारे अंग्रेज बढ़ते हुए चले गए थे। तो ये पूरी कहानी थी यहाँ पर कि हमने महाराजा रणजीत सिंह को देखा। महाराजा रणजीत सिंह के अगर कार्य को देखें, यह भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का व्यक्तित्व अगर देखें यह कैसा है, यहां देखेंगे कि यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। यह एक कुशल तथा धर्मनिरपेक्ष शासक थे। प्रशासन में इन्होंने क्या कर दिया? प्रशासन में इन्होंने योग्य व्यक्तियों को स्थान दिया, चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो। योग्य व्यक्तियों को स्थान दिया। जैसे उदाहरण लेंगे, यहां पर लिखेंगे फकीर अजीजुद्दीन एक व्यक्ति थे, सबसे अजीज थे, यानी रणजीत सिंह के सबसे अधिक विश्वास पात्र। विश्वास पात्र थे, सबसे अधिक विश्वासी व्यक्ति थे, सबसे अधिक विश्वास पात्र यही हुआ करते थे। फिर हम देखते हैं दीवान दीनानाथ, ये क्या होगा? ये होगा मुख्य दीवान। इन्होंने सेना को क्या किया? इन्होंने सेना को आधुनिक बनाया। माना जाता है कि तत्कालीन समय में रणजीत सिंह की सेना दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। रणजीत सिंह की सेना एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना थी। प्रथम स्थान जो होगा वह होगा, प्रथम कौन था? ब्रिटिश सेना। प्रथम स्थान पर कौन रहेगा? ब्रिटिश सेना है। यह एक कुशल तथा धर्मनिरपेक्ष शासक थे और यह की जगह ये कर देंगे, अगर थे वहां पर तो यहां ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है? शब्दों को देखना है। ये एक कुशल तथा धर्मनिरपेक्ष शासक थे। शासन प्रशासन में इन्होंने योग्य व्यक्तियों को स्थान दिया। अजीजुद्दीन और रणजीत सिंह के सबसे अधिक विश्वास पात्र हैं। दीवान दीनानाथ मुख्य दीवान है। इन्होंने सेना को आधुनिक बनाया। माना जाता है कि तत्कालीन समय में रणजीत सिंह की सेना एशिया की दूसरे सबसे शक्तिशाली सेना थी। और प्रथम पोजीशन पर कौन थे? प्रथम पोजीशन पर ब्रिटिश हुआ करते थे। ठीक है। 1839 में 1839 में इनकी मृत्यु के पश्चात ब्रिटिशों ने यहां हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिशों ने सिख राज्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तथा अंततः दो सिख युद्ध के माध्यम से क्या होता है? सिख राज्य का विलय, सिख राज्य को हड़प लिया। दो सिख युद्ध होते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है और दूसरा भी सिख युद्ध होता है।
इन्होंने सेना को आधुनिक बनाया। माना जाता है कि तत्कालीन समय में रंजीत सिंह की सेना एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना थी। प्रथम ब्रिटिश सेना है। 1839 में इनकी मृत्यु के पश्चात ब्रिटिशों ने सिख राज में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया तथा अंततः 2 सिख युद्ध के माध्यम से किसको हड़प लिया? सिख राज्य को हड़प लिया जाता है, यानी सिख राज ब्रिटिश राज्य का पार्ट बन जाता है। सिख राज क्या हो जाता है? ब्रिटिश राज्य का पार्ट बन जाता है। ये था अपना जो छोटा छोटा राज्य था, राज्य यहां पर होगा। फिर हम अगर इसके बाद देखें, एक राज्य हो जाएगा अपना मराठा, जो अंतिम राज्य होगा मराठा। किसके अधीन? पेशवा के अधीन। पेशवा के अधीन मराठा प्रशासन को देखेंगे, लेकिन आज नहीं देखेंगे, कल ही देखेंगे। ध्यान रखिएगा, कल की क्लास शाम को होगी। कल की क्लास शाम 6 बजे होगी। कल की क्लास क्या होगी? शाम 6 बजे होगी। ये जानते हैं, मंगलवार को एक दिन के लिए क्लास शाम को 6 बजे होती है, लेकिन हो सकता है कि पिछले सप्ताह की तरफ बुधवार की क्लास भी शाम को 6 बजे ही करना पड़े, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो अगर सुबह नहीं हो पाया तो फिर शाम को करेंगे। जाना है कि मतलब आप ही लोगों के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ मीटिंग वगैरह करनी है, तो हो सकता है कि सुबह मुझे अर्ली अगर निकलना पड़ गया तो बुधवार को अगर दिन में फुर्सत नहीं मिलेगी तो क्लास को फिर शाम को ही करेंगे। लेकिन ये मंगलवार को ही मैं सूचित करूंगा कि कल की क्लास कब होनी है। तो कल की क्लास शाम को 6 बजे होगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग फिर जैसे मिलते हैं 8 बजे सुबह। और मैं भी बात करना चाहता था कि अगर ज़रूरत हुई तो क्लास शाम को ही कर देंगे, क्योंकि अब लास्ट फेज चल रहा है। तो अगर शाम को हो जाता तो सुबह के शिफ्ट में कुछ और क्लास शुरू की जा सकती थी, क्योंकि मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना मैं इन्वॉल्व हूँ। एनसीईआरटी को नियम से अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ाहट में तो पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए समय थोड़ा लग रहा है। इस महीने तक, यानी पूरे अक्टूबर तक यह समय लग सकता है, यानी पूरा अक्टूबर पढ़ेंगे तब जाकर के ये शायद मॉडर्न ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। थोड़ा टाइम अगर इधर उधर होता है तो आप रिकॉर्डेड देखने की सुविधा होती है, आप अपने समय पर ही क्लास देखिए। अगर शाम को नहीं देख पाते हैं, डाटा वगैरह समस्या होती है, तो आप सुबह देखिए, कोई परेशानी नहीं। तो लेकिन क्लास को ज़रूर देखिएगा, और जो क्लास का टाइमिंग है उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है, तो आपको भी देखना होगा। ठीक है, अंशु कंतल जी, आपको नहीं समझ में आता है तो 2-4 बार क्लास को देखिए। जितना करेंगे उतना सबसे बेहतर होगा। सब बच्चों की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। हो सकता है कि आप कुछ बच्चे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो इतना कुछ करने के बाद भी, तो आप अपने हिसाब से चलिए। टीचर अपने हिसाब से चलेगा, क्लास अपने हिसाब से चलता है। क्योंकि मैं कितना भी आपको समझाऊंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितना समझ आना चाहिए यहाँ से आ जाना चाहिए। तो आप अपने मेंटल स्टेट को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बाय एंड टेक केयर।